हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिकल ज्ञान। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही हो चुका है और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा कर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था NSAIDs पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहली ड्रग थी क्लासिफिकेशन में एसिटाइल सैलिसिलेट्स, जिसमें आता है एस्पिरिन। तो आज हम लोग बात करेंगे एस्पिरिन के बारे में। एस्पिरिन तो हम लोग देखते हैं एस्पिरिन हम लोग कब कब देते हैं, एस्पिरिन किस किस काम के लिए देते हैं। सबसे पहले पेन मतलब एनाल्जेसिक, एज एनाल्जेसिक। उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को रिड्यूस करने के लिए, और एज ए एंटीप्लेटलेट। ठीक है, एज ए एंटीप्लेटलेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज ए एनाल्जेसिक के रूप में। क्या देखते हैं? एज ए एनाल्जेसिक के रूप में एस्पिरिन क्या है? ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, NSAID है। और NSAID का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। मोस्टली मैं अभी ब्रीफ में आप लोगों को बता देता हूँ। जनरली क्या करते हैं, ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें कॉक्स 1 में कॉक्स 1 होता है और कॉक्स 2 होता है। क्या होता है? 1 और 2। जनरली क्या होता है कि जितने भी NSAIDs हैं कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को रिड्यूस करते हैं उनका क्लासिफिकेशन अलग है। और जो कॉक्स 2 को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। जबकि जो एस्पिरिन है ये दोनों को रिड्यूस करता है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को। इसके अलावा एक क्लास होता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। आप पिछला वाला लेक्चर चेकआउट करेंगे तो आप लोगों को पूरे डिटेल में पता चल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम ब्रीफ में बता दे रहे हैं। जो एस्पिरिन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड जो सेंसिटाइजेशन होता है, नर्व का सेंसिटाइजेशन होता है, उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैं पिछले डिस्कस कर चुका हूँ, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? आर्किडोनिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आर्किडोनिक एसिड होता है। आर्किडोनिक एसिड होता है। आर्किडोनिक एसिड से क्या बनता है? 3 चीज़ें बनती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन जिसको हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन I2 बोलते हैं, और फिर क्या बनता है? थ्रोम्बोक्सिन A2। तो आर्किडोनिक एसिड जो होता है उसको प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 में कौन कन्वर्ट करवाता है? कॉक्स। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। अब ये 2 टाइप के होते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो जो एस्पिरिन होता है, ठीक है, जो एस्पिरिन होता है ये यहाँ पे काम करता है। एस्पिरिन का क्या करता है? कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को क्या करता है? इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन में आर्किडोनिक एसिड है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। एस्पिरिन का एक स्पेशल फीचर होता है कि ये थ्रोम्बोक्सिन A2 को डोमिनेंटली क्या करता है? डिमिनिश करता है, रिड्यूस करता है बनने से। और ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये क्या करता है? ये क्लॉटिंग कराता है। ठीक है, क्लॉटिंग कराता है।
और जब थ्रोम्बोक्सिन A2 जब सप्रेस हो जाता है, जब इनहिबिट हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो इसके वजह से इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती, एंटी प्लेटलेट। एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट की प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है। तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करवाते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन करवाते हैं। और जब इन्फ्लामेशन होता है तो आप सबको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होगा, हॉटनेस होगा और लॉस ऑफ फंक्शन। हॉटनेस को हम लोग मेडिकल टर्म में हाइपरीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरीमिया। और रेडनेस को इरिदिमा। क्या बोलते हैं, इरिदिमा। तो जो एस्पिरिन है ये क्या करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व, ठीक है, इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के बाद, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है, और ये क्या कराता है, इन्फ्लामेशन करवाता है, जिसकी वजह से हमें पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हॉटनेस और लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन है जब लोकल साइट पे जब बनता है तो क्या करता है, नर्व को सेंसिटाइज करता है। क्या करता है, नर्व को सेंसिटाइज करता है। जब नर्व को सेंसिटाइज करता है तो क्या होता है, हमें पेन फील होता है, पेन फील होता है। इसलिए ये क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इसका प्रिवेंशन करता है, इसको रोकता है। ओके, इसकी वजह से हम लोग इसको कौन कौन से काम में लेते हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको कौन से यूज में दे सकते हैं, बैक एक, ठीक है, बैक पेन, बैक पेन को क्या बोलते हैं हम लोग, बैक एक, बैक एक, ठीक है, माइल्जिया मसल पेन, माइल्जिया मसल पेन, जॉइंट पेन, पुल्ड मसल, अगर मसल में अगर कोई खिंचाव आ गया तो उसमें भी दे सकते हैं। अगर टूथ में, अगर दांत में दर्द हो रहा है तो वहाँ भी दे सकते हैं, टूथ एक। और न्यूरैल्जिया में भी दिया जाता है, क्योंकि नर्व जब प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है नर्व को सेंसिटाइज करता है तो वहाँ डायरेक्टली ये काम करता है, न्यूरैल्जिया। ये पेन होता है सेंसरी नर्व्स का, ठीक, जैसे एक होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। और आप लोगों को पता है ये क्या है, ट्राइजेमिनल एक नर्व है, ठीक है, नर्व है। कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व कौन सी है, फिफ्थ नर्व है, ठीक है। तो जब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होगा तो भी हम लोग इसको दे सकते हैं, एस्पिरिन को। इसके अलावा डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, बट इसमें एक रिस्क रहेगा कि ब्लीडिंग ये क्या कर सकता है, ग्रेवेट कर सकता है ड्यू टू एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टीज ऑफ एस्पिरिन। जनरली जो एस्पिरिन होता है इफेक्टिव होता है लो डोजेज में, ठीक है, इफेक्टिव होता है लो डोजेज में। जब हम लोग इसको देंगे लो डोज में तो ये क्या होगा, इफेक्टिव होगा, तो क्या करेगा, पेन रिलीव करेगा। लेकिन जब इसका हाई डोज देंगे हम लोग, हायर डोज, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जब इसका हायर डोज आप लोग देंगे तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करेगा। तो पेन एनाल्जेसिक के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इफेक्टिव डोज इसका क्या होगा, 0.3 टू 0.6 ग्राम, मतलब 300 to 600 mg। क्या 6 आवरली मतलब QID, ठीक है, या TDS 8 आवरली। ओके, तो ये था एनाल्जेसिक के बारे में। अब देखते हैं एज ए एंटीपायरेटिक। एज ए एंटीपायरेटिक जो एस्पिरिन होता है उसको हम लोग एज ए एंटीपायरेटिक के रूप में भी देते हैं।
तो इसको फीवर में भी हम लोग देंगे, ठीक है, जब फीवर होगा तो हम लोग दे सकते हैं इसको। लेकिन जो पीसीएम होता है, जो पैरासीटामॉल होता है, जो पैरासीटामॉल होता है वो क्या होता है, सेफ़र होता है इन कंपेयर टू एस्पिरिन। जो पैरासीटामॉल होता है क्या होता है, सेफ़र होता है। इस वजह से एस्पिरिन नहीं दे करके हम लोग क्या देते हैं, पैरासीटामॉल देते हैं, पीसीएम देते हैं, जो जनरली क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अगर हीट स्ट्रोक की वजह से क्या हुआ है, फीवर है, ठीक है, या टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में एस्पिरिन काम नहीं करेगा, या कोई भी एनएसएड्स या अदर भी कोई जो ड्रग है जो एंटीपायरेटिक के रूप में यूज हो सकती है, वो काम नहीं करेगी। उस टाइम एक्सटर्नल कूलिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक। जो हाई वोल्टेज को जो फैंस वगैरह होते हैं वो सब यूज किया जाता है। इसके अलावा हम लोग इसको देते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर में। एस्पिरिन जो होता है ये पहली ऐसी ड्रग है, ठीक है, फर्स्ट ड्रग है जो, ठीक है, ये यूज हुई थी एक्यूट रूमेटिक फीवर के लिए, फर्स्ट ड्रग है। लेकिन अभी तो बहुत सारी ड्रग आ गई हैं। एक्यूट रूमेटिक फीवर में हम लोग लो डोज देंगे नहीं, लो डोज देंगे तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसमें क्या हम लोग देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी डोज, मतलब हाई डोज देंगे, ठीक है। और हाई डोज को क्या बोलते हैं, इसको एंटी इन्फ्लामेटरी डोज। इन केस ऑफ एस्पिरिन, ओके, एंटी इन्फ्लामेटरी 4 to 5, ठीक है, ग्राम, या 75 to 100, ठीक है, mg पर kg, ठीक है, पर kg बॉडी वेट, पर kg पर डे, ठीक है। अर्ली क्या होता है कि 1 to 3 डेज में, ठीक, स्वेलिंग जो होता है, जो सिम्टम्स होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, 1 to 3 डेज में रिड्यूस हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डोज होता है क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, डोज रिड्यूस कर देते हैं। ये सिर्फ जो एक्यूट रूमेटिक फीवर में जब हम लोग एज इन्फ्लेमेटरी के रूप में देते हैं एस्पिरिन को, तो ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, ना कि डिजीज प्रोग्रेशन को। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ग्रानुलोमेटस लीजन से, या फिर अगर कोई नोड्यूल से, ठीक है, नोड्यूल से, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन से, या वो कोई वल्वुलर डिफेक्ट है, उसको कम नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, ठीक है, उसको कोई अल्टर नहीं करता है। इसके अलावा हम लोग इसमें देते हैं रूमेटॉयड आर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटॉयड आर्थराइटिस के लिए कौन सा डोज देंगे, हाई डोज देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन से रूमेटॉयड आर्थराइटिस, तो इसमें हम लोग इसको कौन सा डोज देते हैं, हाई डोज देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी डोज देंगे, जिसकी वजह से क्या क्या कम होगा, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जो ओवरऑल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है वो कम होगा नहीं, ये सिर्फ सिम्टोमेट्रिक रिलीफ देगा। इसके अलावा और किस चीज़ में हम लोग देते हैं एस्पिरिन को, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये भी क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसके अलावा हम लोग किस में देते हैं, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स। जब हम लोग एमआई में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में एस्पिरिन देते हैं तो कौन सा डोज देंगे, लो डोज देंगे। ये कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशंस नहीं है। जो एस्पिरिन होता है जब हम लोग एमआई के पेशेंट में, पोस्ट एमआई के पेशेंट में देते हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ की वजह से देते हैं, एंटीप्लेटलेट, ठीक है, एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टीज़ की वजह से देते हैं। इसमें मैं अभी आप लोगों को बताया कि आर्किडोनिक एसिड से, ठीक है, आर्किडोनिक एसिड से 3 चीज़ें बनती हैं, ठीक है, 3 चीज़ें बनती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और थ्रोम्बोक्सिन
थ्रोम्बोक्सिन A2। जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है ये क्या कराता है, क्लॉटिंग कराता है। और जब थ्रोम्बोक्सिन A2 जब इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, जब इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग होगा नहीं। तो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, एंटी प्लेटलेट। तो जो प्लाक जो बनते हैं और कोरोनरी आर्टरी में वो बनेंगे नहीं बनेंगे। तो सिम्टम्स रिड्यूस होगा, बिल्कुल रिड्यूस होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली होती है कि जो आर्कोडिनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन I2, थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, तो जब हम लोग लो डोज देते हैं तो जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये तो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोगों ने क्या दे दिया, इसको हाई डोज दे दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 डोमिनेंटली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है इसको क्या बोलते हैं, वेसोडाइलेटरी, और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एग्रीगेटरी। क्या ये है एग्रीगेटरी और ये है एंटी एग्रीगेटरी। अगर ये बनता है, अगर मान लीजिए कि बनता है तो क्या होगा, प्लेटलेट को क्या करेगा, दूर करेगा, मतलब क्लॉटिंग नहीं करवाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने दे दिया, इसको एस्पिरिन दे दिया, तो अगर ये कॉक्स को यहाँ पे, अगर कॉक्स यहाँ पे ही इनहिबिट हो रहा है तो ये एंटी एग्रीगेटरी प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब कि फिर से क्या करेगा, ये क्लॉटिंग कराएगा। तो जिस काम के लिए हम लोग दे रहे हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए, पोस्ट एमआई में क्लॉट्स हमें नहीं करवाना है, लेकिन ये अगर हम लोगों ने गलती से हाई डोज दे दिया एस्पिरिन का तो ये क्या करा देगा, क्लॉटिंग करवा देगा। तो बी केयरफुल, अगर हम लोग एस्पिरिन दे रहे हैं तो लो डोज में देना है, हाई डोज में नहीं देना है, ठीक है, गॉट इट। इसके अलावा जो एस्पिरिन होता है क्या करता है, एमआई के इंसिडेंस को भी क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक क्या होता है, ठीक है, टेम्पोररी डिसरप्शन ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। तो इसमें भी, इसको भी क्या करता है, अगर किसी पेशेंट में रिस्क है तो इसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब हम लोग बात करते हैं एस्पिरिन के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन आप सब लोगों को पता है, अगर आप लोगों को पता नहीं भी होगा तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट वाला, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, कोई भी अगर हार्मफुल इफेक्ट या अनवांटेड इफेक्ट अगर हमें देखने को मिल रहा है ड्रग से तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट थेरेप्यूटिक डोज पे होता है और प्रिडिक्टेबल होता है, क्या होता है, प्रिडिक्टेबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट किस पे मिलेगा हम लोग को, थेरेप्यूटिक डोज पे। और थेरेप्यूटिक डोज इसका कितना है, 0.3 to 1.5 ग्राम पर डे, ठीक है, मतलब 300 to 1500 mg, ठीक है, 300 to 1500 mg, जिसमें हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है, नोजिया, ठीक है, साइड इफेक्ट में क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, इंक्रीज्ड ऑकल्ट ब्लड लॉस इन स्टूल, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से मिलेगा, एंटीप्लेटलेट, ठीक है, एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टीज की वजह से ये हमें देखने को मिलेगा। तो एस्पिरिन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज एंड पेप्टिक अल्सरेशन। अब ये क्या होता है, आप लोगों को पता है, जैसे ये हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, गैस्ट्रिक ल्यूमेन है, और यहाँ पे ल्यूमेन में अंदर क्या होता है, ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव, ठीक है, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव
गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, आप सब लोगों को पता है कि HCl का सिक्रेशन हमारे स्टमक में होता है, और HCl क्या कर सकता है, हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करता है, HCl से डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, HCl के इफ़ेक्ट से क्या करता है, बचाता है। लेकिन जब हम लोग एस्पिरिन देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, एस्पिरिन, जब हम लोग एस्पिरिन देते हैं या कोई अदर मान लीजिए कि एनासेड दे रहे हैं, तो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से जो म्यूकेशल लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है HCl के सिक्रेशन की वजह से। जब गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम हो जाता है तो HCl का सिक्रेशंस ह्यूज अमाउंट में इसका बैक फ्लो होने लगता है, जिसके वजह से पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। जब HCl के सिक्रेशन से जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, जब अल्सर HCl के सिक्रेशन की वजह से होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, रे सिंड्रोम के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रेयरेस्ट फॉर्म होता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का। ये किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। ये सबसे सोचने वाली बात है, अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा या चिकन पॉक्स, ठीक है, जब भी बच्चे को रिकवरी होती है उसके बाद अगर आपने उस ड्यूरेशन में एस्पिरिन दिया है तो क्या देखने को मिलता है, 90% केसेस में, ठीक है, 90% केसेस में, ठीक है, 90% केसेस में हमें रे सिंड्रोम देखने को मिलता है। सोचने वाली बात यह है कि 90% में से जो जितने भी बच्चों को रे सिंड्रोम होता है उसमें से जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 20 to 40% है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में जिसमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है या जैसे इन्फ्लुएंजा या चिकन पॉक्स हुआ है बच्चे को, और आपने एस्पिरिन दे दिया, तो उसमें क्या डेवलप होगा, रे सिंड्रोम डेवलप होगा रिकवरी फेज के बाद, जिसमें डेथ रेट क्या होता है, 20 to 40%। इसलिए कभी भी भूल करके भी अगर वायरल इन्फेक्शन है तो बेबी को एस्पिरिन नहीं देना है। गॉट इट। इसलिए इंडिया ने एस्पिरिन फॉर्मुलेशन को ही बैन कर दिया है। एस्पिरिन फॉर्मुलेशन को इंडिया में बैन किया गया है बच्चों के लिए। एस्पिरिन बच्चों के लिए नहीं आता है। ये क्या होता है कि रे सिंड्रोम हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, मतलब इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो ये वर्सनिंग ब्रेन डिजीज है क्या, इसमें इनिशियल फेज में, ठीक है, क्या होगा, वोमिटिंग होगा। ठीक है, आप लोग इसके अलावा वेसोकंस्ट्रिक्टिव रैशेस ऑन एंड पाम, ठीक है, पाम एंड सोल, ठीक है, पाम एंड सोल। इसके अलावा जैसे जैसे डिजीज एडवांस हो जाएगी उससे पर्सनालिटी चेंज, कन्फ्यूजन, मेंटल इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से हो रहा है। इतना एडवांस हो गया कि क्या हो सकता है, सीजर आने लगेगा। ठीक है, क्या आने लगेगा, सीजर, जिसकी वजह से बच्चा किस में चला जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोमा, और फिर डेथ। तो अगर आप लोग बच्चे में कभी भूल करके भी अगर कोई उसको वायरल इन्फेक्शन है तो बिल्कुल ही भूल करके भी क्या करना है, एस्पिरिन नहीं देना है ड्यू टू रिस्क ऑफ रे सिंड्रोम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी और क्या होगा, एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग। जब एस्पिरिन का जो सीरम सैलिसिलेट लेवल होगा, जब 50 ग्राम जब 50 mg पर DL से अगर ज़्यादा हो जाएगा तब उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग, जो मोस्ट कॉमन किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। जो फैटल डोज होता है, ठीक है, कितना होता है, 15 to 30 ग्राम। ठीक है, ये इतना क्या होता है, ये फैटल डोज होता है, ये होता है लीथल डोज होता है किस में, एडल्ट में। लेकिन जो चिल्ड्रन में होता है इससे थोड़ा कम होता है।
अब हम लोग बात करते हैं प्रिकॉशंस एंड कंट्राइंडिकेशन के बारे में। कब कब हम लोग नहीं देंगे ये हम लोग देखते हैं, और क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं कब। सबसे पहला, जब कोई भी पर्सन या पेशेंट किससे सेंसिटिव है, एस्पिरिन से। अगर एस्पिरिन से क्या है, सेंसिटिव है, तो हम लोग नहीं देंगे उस कंडीशन में। इसके अलावा अगर पेप्टिक अल्सर है, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पेप्टिक अल्सर साइड इफ़ेक्ट्स में, ठीक है। पेप्टिक अल्सर होगा तो नहीं देंगे। अगर कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी है, ठीक है, तो उसमें नहीं देंगे, क्योंकि एल्टी प्लेटलेट की वजह से ये क्या कर देगा, ब्लीडिंग को और क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा जो वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा से सफ़र कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, नहीं देंगे, ड्यू टू रिस्क ऑफ क्या, रे सिंड्रोम। और रे सिंड्रोम कितना डेंजरस है आप लोगों को पता है। इसके अलावा अगर कोई क्रोनिक लीवर डिजीज है, ठीक है, ये देखा गया तो एस्पिरिन क्या करता है, हिपैटिक नेक्रोसिस कराता है। क्या कराता है, हिपैटिक नेक्रोसिस। इसके अलावा ये क्या कराता है, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब डायबिटिक पेशेंट में हम लोग क्या करेंगे, नहीं देंगे। डायबिटिक पेशेंट में क्या करता है ये, जब हम लोग एस्पिरिन देते हैं तो जब कोई ये इसका कौन सा डोज पे देखने को मिलता है, एंटी इन्फ्लामेटरी डोज पे, ठीक है। जब एंटी इन्फ्लामेटरी डोज होता है तो क्या करता है कि सेलुलर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। स्पेशली कहाँ, स्केलेटल मसल्स में। कहाँ, स्केलेटल मसल्स में, जिसकी वजह से ग्लूकोज का जो कंजप्शन होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। और जब ही ग्लूकोज का कंजप्शन जब ज़्यादा होने लगेगा, यूटिलाइजेशन जब ज़्यादा होगा, ठीक है, स्पेशली कहाँ, इन डायबिटिक पेशेंट्स, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है डायबिटिक और वो पहले से इंसुलिन ले रहा है जो ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, और अगर आपने उसको उस ड्यूरेशन में एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज दे दिया एस्पिरिन का, तो ये क्या कराएगा, एक तो पहले इंसुलिन लो कर रहा है शुगर को, और ये और कम करा देगा, जिसके वजह से सिचुएशंस और क्या हो जाएगी, ख़राब हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज से भी ज़्यादा अगर देते हैं, टॉक्सिक डोज, अगर आप टॉक्सिक डोज दे रहे हैं तो क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है, सेंट्रल सिंपैथेटिक, ठीक है, स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टिमुलेशन कराएगा। और आप लोगों को पता है कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एड्रेनलिन, ठीक है, तो क्या होगा, रिलीज ऑफ एडीआर, एड्रेनलिन, एंड और क्या होगा, कार्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होगा, जो क्या कराएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक, यह क्या कराएगा, ग्लाइकोजन लाइसिस, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक। और डायबिटिक पेशेंट में पहले से क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ा होता है, इस वजह से हम लोग कभी भी इसमें क्या करेंगे, एस्पिरिन डायबिटिक पेशेंट में नहीं देंगे, ठीक। कभी भी अगर इलेक्टिव सर्जरी हो रहा है, जो हमें पता है इलेक्टिव है, डेट मिल गया है, तो सर्जरी के 1 वीक, ठीक है, 1 वीक बिफोर, ठीक है, 1 वीक बिफोर, ठीक है, एस्पिरिन क्या कर देना, स्टॉप कर देना है, ठीक है, स्टॉप कर देना है, ड्यू टू एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई क्रोनिक यूज हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो ये क्या करा सकता है, LBW, ठीक है, लो बर्थ वेट बेबीज, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबीज
या फिर क्या हो सकता है, डिले या प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकता है। ठीक है, पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है कि रिस्क फॉर पीपीएच। ठीक है, रिस्क फॉर पीपीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पोस्टमार्टम जो हेमरेज है इसकी वजह से क्या हो जाता है, एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर मान लीजिए कि आपने नियर टर्म अगर दे दिया, ठीक है, एक नियर टर्म मतलब अप्रॉक्स 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपने एस्पिरिन दे दिया, ठीक है, या कोई भी एनएसएड्स दिया, तो क्या होगा, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टोरियोसिस कराता है। ठीक है, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टोरियोसिस करा देगा। इसके अलावा और कौन से प्रिकॉशंस लेंगे हम, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, ठीक है, उनमें हम लोग इसको करना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर कोई G6 PD डिफिशियंसी है, G6 PD डिफिशियंसी है, उस कंडीशन में भी क्या करना है, नहीं देना। इसमें क्या करा देगा, ये हीमोलिसिस। तो ये था एस्पिरिन का यूजेज, एडवर्स इफेक्ट और प्रिकॉशंस और कंट्राइंडिकेशंस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।